नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। आपकी पढ़ाई एकदम ठीक ठाक चल ही रही होगी। जैसा कि मैं समझता हूं, इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत मैंने भारत के पठार को यानी कि मध्य भारत के पठार को मैंने पढ़ा दिया है इससे पहले। और आज हम उसी में आगे चल के बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे और मालवा का पठार पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ जानकारी कि हमने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन किया था। और मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को हमने 3 भागों में लगभग बांटा था। एक मध्य उच्च प्रदेश था, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी थी, और तीसरा जो था वो पूर्वी पठार था या बघेलखंड का पठार था। हमने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन को 3 भागों में बांटा। उसके बाद हमने मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में बांटा गया था। ऐसे मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, और उसके बाद हमने नर्मदा, सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, इस प्रकार से हमने 5 भागों में मध्य उच्च प्रदेश को बांटा आज। और उसके अंदर भी हमने मध्य भारत के पठार का अध्ययन कर लिया था। आज हम बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन करेंगे और मालवा के पठार का अध्ययन करेंगे। ये तो रही आपकी जानकारी के लिए, पुनः से मैंने एक बार रिवीजन कर दिया। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर पाया जाता है। तो भैया, मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड का पठार कुछ इस प्रकार से मध्य प्रदेश में आता है। बाकी का मध्य प्रदेश के अलावा भी उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड पठार का विस्तार है। इस प्रकार से हम ये जो देख रहे हैं, कौन सा वाला, हम ये जो देख रहे हैं बुंदेलखंड का पठार है। यानी कि इतने क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में बुंदेलखंड के पठार का विस्तार है। बाकी के बुंदेलखंड का जो पठार का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। आज हम देखेंगे मध्य भारत के पठार की स्थिति, और उसी में हमने क्या देखा था कि जैसे बुंदेलखंड के पठार को देख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भैया ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में। तो हम कहेंगे कि ये मध्य भारत के पठार, यानी कि मध्य भारत का पठार कौन सा वाला था? ये वाला था, मध्य भारत के पठार के पूर्व में, क्योंकि इसकी किधर है? पूर्वी दिशा में है। तो मध्य भारत के पठार के पूर्व में, तथा रीवा पन्ना, और रीवा पन्ना किधर है? तो भैया रीवा पन्ना इधर है। रीवा पन्ना के कौन सी दिशा में है? रीवा पन्ना के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी जो बुंदेलखंड के पठार की जो स्थिति है वो कहाँ पर है? मध्य भारत के पठार के तो पूर्व में है, और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर और पश्चिम में है। किधर है? उत्तर और पश्चिम में है। इधर देख लो, इधर उत्तर होगा, इधर पूर्व दिशा होगी, इधर दक्षिण होगी, इधर पश्चिम होगी। अब इन दोनों दिशाओं के बीच में है। इसका मतलब है कि उत्तर और पश्चिम दिशा के है, यानी कि रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है क्या? बुंदेलखंड का पठार। ये हमने देख ली इसकी स्थिति। आगे अब हम ये देखते हैं कि भैया बुंदेलखंड के पठार का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं। तो नीस चट्टान है, यानी कि नीस चट्टानों के अपर्दन से, किससे? नीस चट्टानों के अपर्दन से बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। अपर्दन के यानी किन सी चट्टानों के? यानी कि नीस चट्टानों के अपर्दन से बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। आगे क्षेत्रफल कितना है हम देख लेते हैं। भैया इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.7% है। कितना है? 7.7% है। लेकिन मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है। यानी इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 7.7% क्षेत्रफल में फैला हुआ है क्या? बुंदेलखंड का पठार, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की तुलना में। आगे अब ये देख लेते हैं भैया
इस जो पठार के अंदर मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले आते हैं, यानी कि संबंधित जिले कौन से हैं जो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंदर दतिया, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर और पन्ना, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर दतिया है, कहाँ पर, यहाँ पर है भैया दतिया, दतिया और अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना, यानी कि ये जिले बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। अब देख लेते हैं भैया, मान लो बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है। तो वो बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, एकदम से ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। इससे पहले आपको मैंने मध्य भारत के पठार में, हो सकता है मैंने ये बताया हो कि वहाँ की जलवायु विषम जलवायु है, और परंतु मैं ये बताना भूल गया था, मैंने वहां पर भी बोल दिया कि गर्मियों के दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है, ठंडी के दिनों में वहां पर, शीत ऋतु में वहां पर अधिक ठंडी पड़ती है। ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा आप बदलाव कर लो कि भैया मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु है। इसका मतलब यह है कि अत्यधिक, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, अब इसके बाद आप देख लो बुंदेलखंड के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है। ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। ठीक है भैया, चलो वर्षा, बुंदेलखंड के पठार में वर्षा देख लेते हैं। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो अत्यधिक वर्षा से अछूता रहता है। इसे लगभग हम अपनी रोज दिनचर्या में क्या बोलते रहते हैं कि बुंदेलखंड में तो बारिश कम होती है, बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो लगभग कितनी है, 75 से लेकर के 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। कहाँ पर, बुंदेलखंड के पठार में लगभग औसत वर्षा यहाँ की कितनी है, 75 से 100 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद वन है। यहाँ पर कैसे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ कंटीले तरीके यानी कटीले वन पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से पेड़ होते हैं, जैसे तेंदू का, महुआ का और बबूल का, खेर का, नीम का आदि प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। तेंदू पत्ता बीड़ी के लिए प्रमुख है, तो तेंदू पत्ता, महुआ, बबूल माने बमूर और खेर, नीम आदि के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। कहाँ पर, बुंदेलखंड के पठार में। मिट्टी की बात कर लेते हैं कि भैया बुंदेलखंड की मिट्टी कैसी है। तो यहाँ की मिट्टी मिश्रित मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है। अब मिश्रित मिट्टी को कौन सी मिट्टी होती है, जो लाल काली मिट्टी होती है ना, लाल काली मिट्टी को ही मिश्रित मिट्टी कहते हैं। लाल काली मिट्टी को मिश्रित मिट्टी कहते हैं। अब तो कहेंगे सर ये कैसे है, तो आपने अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मालवा की जो मिट्टी है वो लावा और दक्कन ट्रैप की, यानी कि बेसाल्ट लावा और दक्कन ट्रैप की चट्टानों से मिलकर बनी है। यानी कि मालवा के पठार का निर्माण इन चट्टानों से हुआ, यानी कि लावा से हुआ। तो लावा में काली मिट्टी है। और इधर आप देखोगे बघेलखंड में इधर लाल मिट्टी पाई जाएगी। तो भैया इधर से काली इधर से लाल, इसलिए जो दोनों आकर के एक संक्रमण जैसा क्षेत्र बन जाता होगा माल बुंदेलखंड के पठार में आके। तो इधर से लाल मिलती जाएगी, इधर से काली मिलती जाएगी। तो दोनों के मेल से जो मिट्टी मिलती है उसको बोलते हैं मिश्रित मिट्टी। इसे क्या कहते हैं, लाल इधर से और इधर से काली मिट्टी। यानी कि वो कैसी मिट्टी है, बुंदेलखंड के पठार की, जो बुंदेलखंड के पठार की जो मिट्टी है वो मिश्रित मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, मिश्रित मिट्टी है, यानी कि लाल काली मिट्टी है। फसल की बात करें तो बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है, गेहूं है, तिल है और ज्वार है। ये फसलें बुंदेलखंड के पठार में अधिकतर उत्पादित की जाती हैं। नदियों की बात कर ले भैया, नदियां बुंदेलखंड के पठार से कौन कौन सी नदियां होकर के गुजरती हैं। तो बुंदेलखंड के जो पठार से नदियां प्रमुख रूप से हैं वो है बेतवा नदी, दूसरी सिंध नदी, दसान नदी, उर्मिल नदी और जामनी नदी आदि, ये नदियां हैं। तो इनमें से प्रमुख नदी बेतवा है, सिंध है, दसान है, उर्मिल है। इनके नाम जरूर याद रखना आप। खनिज की बात कर लेते हैं तो भैया मध्य प्रदेश के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा पन्ना हीरे के लिए फेमस है भैया दुनिया में। तो हीरा निकलेगा, यानी कि प्रमुख खनिज कौन से, हीरा है।
और चूना चूना भी है, यानी कि बुंदेलखंड की पठार कैसी है, चूने के लिए भी बुंदेलखंड का जो पठार है वो चूने के लिए फेमस है। यानी कि कौन कौन से दो खनिज है प्रमुख रूप से, हीरा और चूना। ठीक है, आगे देख लेते हैं विशेष। इनके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके नाम से बुंदेलखंड का पठार जाना जाता है। जैसे बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी चोटी है, सिद्ध बाबा की चोटी है। कौन सी चोटी है भैया, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी लंबाई, ऊंचाई की बात करेंगे तो जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर, यानी कि 1172 मीटर किसकी ऊंचाई है, सिद्ध बाबा की चोटी की ऊंचाई है। सिद्ध बाबा की चोटी बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे, बुंदेलखंड की गंगा किसे कहा जाता है। अब गंगा हम कैसे कहते हैं भैया, गंगा सभी क्षेत्रों को जीवन प्रदान करती है जल की तरफ से, यानी कि जल इतना है गंगा के अंदर कि भारत के लोगों का अधिकतर जीवन गंगा के जल से ही चल रहा है। तो इसी प्रकार बुंदेलखंड में एकमात्र ऐसी नदी है जो बुंदेलखंड क्षेत्र को अधिक से अधिक जल प्रदान करती है, इसीलिए इसे बुंदेलखंड की गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है, तो बुंदेलखंड की जो गंगा है उसे बोलते हैं बेतवा नदी को, यानी कि बेतवा नदी को बुंदेलखंड के पठार की गंगा कहा जाता है। और सर्वाधिक सूखा क्षेत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर सूखा बहुत अक्सर पड़ता ही रहता है। कहाँ पर, बुंदेलखंड के पठार में। अब भैया सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग पलायन करेंगे कहीं ना कहीं रोजगार के लिए। तो यहाँ से बहुत से लोग हैं, जो अधिकतर लोग हैं ये इधर वाले मालवा वाले रीजन में, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, तो ये पलायन करते रहते हैं रोजगार की खोज में, यानी कि ये सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। हालांकि अब तो इनका जो पलायन धीरे धीरे रुक रहा है, रोजगार के अवसर खुल रहे हैं। आगे, बुंदेलखंड के पठार में झांसी, देखो भाई बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। तो उसका कहना है कि बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य में, यानी कि झांसी इधर है और सागर मध्य प्रदेश में, इसके बीच में संप्राय मैदान पाए जाते हैं। कैसे मैदान, संप्राय मैदान पाए जाते हैं, यानी कि समतल, एक तरह से संप्राय मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों में जो संप्राय मैदान पाए जाते हैं, इन मैदानों में छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, यानी कि झांसी और सागर के मध्य में, बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य में बुंदेलखंड के पठार में झांसी और सागर के मध्य में संप्राय मैदान पाई जाती हैं। इन संप्राय मैदान में छोटी छोटी ऊंची पहाड़ियां हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों को टॉर कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर कहते हैं। ठीक है भाई, आगे ये तो हुआ हमारा कौन सा, बुंदेलखंड के पठार खत्म हुआ। अब हम देखते हैं मालवा का पठार। इसी प्रकार से मालवा के पठार की कुछ विशेषता है जो आप देखेंगे, इनका भौतिक विभाजन किस प्रकार से, उसकी कुछ विशेषता है। जैसे मालवा का पठार है, अब मालवा के पठार की पहले तो हम स्थिति देखेंगे कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कौन से हिस्से में है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। भैया कौन सी भाग में स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका मतलब इस मैप में आप जान पाओगे कि मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है। तो मालवा का पठार कुछ ऐसा है, मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है। अब इसको देख लेते हैं भैया, इसका क्षेत्रफल क्या है। तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% पाया जाता है। कितना है, यानी कि मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% है। कितनी प्रतिशत है, 28% है। निर्माण की बात कर लेते हैं कि भैया मालवा के पठार का निर्माण है, यानी कि मालवा के पठार का निर्माण कौन सी मिट्टी से हुआ है। तो निर्माण की दक्कन ट्रैप की लावा, यानी कि लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। यानी किससे हुआ है, दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से मालवा की मिट्टी का निर्माण हुआ है, या मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। अब कैसे हुआ देखो, ये पश्चिम में है, तो पश्चिम में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आता है। तो कभी मध्य भारत की पश्चिमी जो तट है उस पर कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। उस उद्गार से
कुछ लावा निकला था, वो लावा जमा था और उसके टूटने से ही मालवा यानी कि उसका विस्तार लावा का विस्तार जो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक भी था। इस प्रकार से जब लावा जम गया था पूरे मध्य प्रदेश के मालवा रीजन क्षेत्र में भी, तो इसके टूटने से धीरे धीरे इसका निर्माण शुरू हुआ, यानी कि दक्कन ट्रैप की चट्टान दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेलसार चट्टानों के टूटने से मालवा के पठार का निर्माण हुआ था। वर्षा देख लेते हैं। मालवा के पठार की जो औसत वर्षा है वो लगभग कितनी है, 75 से 125 सेंटीमीटर है। भैया यहाँ पर जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, लगभग 75 से लेकर के 125 सेंटीमीटर के मध्य में होती है, यानी कि लगभग इतनी वर्षा औसत रूप से होती है। जलवायु की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है बिल्कुल समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार की किस प्रकार की जलवायु है, तो मालवा के पठार की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण जलवायु है, या कहें कि सम जलवायु है। यानी कि फायान ने, चीनी यात्री फायान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु भी कहा है। यानी कि चीनी यात्री भारत आता है और उसने मालवा क्षेत्र में पहुंचा तो उस समय उसने कहा था कि भैया मालवा की जो जलवायु है सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। यहाँ के समय, गर्मियों के समय में ना तो अधिक गर्मी होती है और सर्दियों के समय में ना अधिक यहाँ पर ठंडी होती है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक ना तो गर्मी होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है और शीत ऋतु में साधारण ठंड होती है। वन देख लेते हैं, वन कौन से किस प्रकार के पाए जाते हैं मालवा के पठार में। जो वन पाए जाते हैं वो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दोस्तों कैसे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और शुष्क पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं, बबूल है, पलाश है और तेंदुपत्ता है। कौन सा, बबूल, पलाश और तेंदुपत्ता आदि वन मालवा के पठार में पाए जाते हैं। मिट्टी की बात कर लें तो भैया मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मालवा के पठार में काली मृदा पाई जाती है। मालवा के पठार में काली मृदा पाई जाती है। फसल की बात कर लें तो फसल कौन सी होती है, आप सोचो कि काली मृदा में कौन कौन सी फसल लगभग होती होंगी, तो भैया एक तो सोयाबीन है, कपास है, गेहूं है, ज्वार है, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें उत्पादित की जाती हैं। यानी कि इस मालवा रीजन की जो प्रमुख फसल हैं वो सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार और मूंगफली है। आगे मालवा के पठार की जो प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो मालवा के पठार की प्रमुख नदियों में एक तो चंबल नदी है, दूसरी क्षिप्रा नदी है, तीसरी पार्वती नदी है, चौथी गंभीर नदी है और पांचवी खान नदी है और छठवीं माही नदी है। कौन कौन सी नदियां हैं, चंबल इंदौर से ही निकलती है, दूसरी क्षिप्रा भी इंदौर से ही निकलती है, पार्वती नदी जो निकलती है वो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये लगभग देवास से ऐसे निकलती है। गंभीर नदी है, गंभीर है, खान है और माही धार से निकलती है आदि प्रमुख नदियां यहाँ की। चलो विशेष अब देख लेते हैं मालवा के पठार में कुछ विशेष है। बाकी तो जो इसकी कुछ विशेषता थी जैसे स्थिति, क्षेत्रफल, निर्माण, प्रमुख जिले, वर्षा, जलवायु, वन और मिट्टी, फसल और नदियां, ये तो प्रमुख रूप से लगभग हो ही गई। इसके अलावा मालवा के पठार की और कुछ विशेषता है, जैसे ये सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। भैया ये कैसा क्षेत्र है, यानी कि मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन में ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। मालवा का पठार कैसा है, प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, यानी कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना 28% है। इससे अधिक कोई सा भी विभाजन नहीं है, इसलिए प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा, मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। और सुनो एक बात, मालवा के पठार के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मालवा के पठार से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मालवा के पठार से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इसीलिए यहाँ पर उज्जैन में सूर्य की किरणें 21 जून को लगभग सीधी पड़ती हैं। आगे फायान ने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
अब मालवा के पठार की सबसे जो ऊंची चोटी है वो चोटी है सिगार चोटी है। क्या नाम है उस चोटी का नाम? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो चोटी सिगार चोटी है। जिसकी हाइट की बात कर रहे हैं तो जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। कितनी है भैया? 881 मीटर है। किसकी ऊंचाई 881? तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई मेरी है। वह अन्य चोटी कौन कौन सी है? इसमें जाना पाक चोटी भी है जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है, 854 मीटर है। और जिसका नाम जारी चोटी जिसकी हाइट 810 है, 810। तो देखिए सिगार चोटी की हाइट 881, 854 और धजारी चोटी की 810 मीटर है। ये तीनों ही चोटियां इंदौर जिले में स्थित हैं। कौन से जिले में स्थित हैं? यह मालवा पठार के इंदौर जिले में ही स्थित हैं ये तीनों चोटियां। आज हमने लगभग बुंदेलखंड और मालवा के पठार की सारी विशेषताएं देख ली। इसके बाद हम आगे जो चैप्टर देखेंगे आपको बता दिया जाएगा, जैसे रीवा पन्ना के पठार की विशेषता हम देखेंगे और उसी के साथ आगे जो बच्चा होगा उसकी भी विशेषता देखेंगे। के लिए मैं यहाँ पर ही आज की क्लास को खत्म करता हूँ और आगे की क्लास आप लोगों को कल मिल ही जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, लाइक कमेंट शेयर कर दो और जरूरतमंद दोस्तों के लिए इस वीडियो को जरूर भेजो ताकि वो अपनी पढ़ाई समय पर कर सकें और अपने परीक्षा परिणामों में एक सफलता प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।